Hello students, Assalamu alaikum. This is Laiba Taruk, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are doing the brief overview of your chapter 17, that is the coordination and control. Let's start. If you look at the living things, तो आपको living things के अंदर एक major change या एक major character नज़र आता है और वो ये होता है कि वो अपने environment को respond करते हैं. यूनिसेलुलर क्योंकि एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनके अंदर भी जो होता है क्योंकि ये लिविंग थिंग्स हैं तो स्टिल उनके अंदर भी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं. लेकिन जब मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करती हूँ तो मल्टी सेलुलर के अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ और सेल्स होते हैं जो कि डेस्टिन्ड होता है, डिज़ाइंड होते हैं टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट. अब क्योंकि लिविंग थिंग्स के अंदर जो होता है वो एनिमल्स और प्लांट्स आ जाते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंट्रोल की प्लांट्स के अंदर. प्लांट्स का जो बिहेवियर होता है वो एनिमल से थोड़ा डिफरेंट होता है. रीज़न बीइंग क्योंकि प्लांट्स जो होता है वो सिसाइल होता है और उन्होंने अपनी जगह से मूव नहीं करना होता. सो दैट्स वाई वो उनका जो बिहेवियर होता है एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करने का वो डिफरेंट होता है. उनके बिहेवियर में जो होता है वो वेरिएशंस होते हैं ग्रोथ रेट की, जिसके अंदर जो होता है वो प्लांट्स अपने साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने की वजह से बताते हैं कि उनके कंडीशन या उनके न्यूट्रिएंट्स पे कौन सी डेफिशिएंसी है या नहीं, या फिर वो अपने सेल्स के अंदर जो होता है वो टर्जिडिटी को डिक्रीज और इंक्रीज करके जो होता है वो अपने बिहेवियर को शो कर रहे होते हैं. अगर मैं स्ट्रेसेस की बात करूँ तो लाइक एनिमल्स इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस प्लांट्स भी फेस करते हैं और वो जो होता है वो किसी भी न्यूट्रिएंट की या किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से उनकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो बुरी तरह से इफेक्ट होती है. एंड फिर हर एक डेफिशिएंसी की वजह से उनकी बॉडी के अंदर कुछ सर्टन साइंस एंड सिम्टम्स क्रिएट होते हैं जो कि उनकी इस डेफिशिएंसी को शो कर रहे होते हैं. इसी तरह जैसे एनिमल्स जो होते हैं उनको डिजीजेस लगते हैं, बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स को भी जो होता है वो डिजीजेस से इन्फेक्ट होते हैं. अब जो प्लांट्स के डिजीजेस होते हैं वो वायरसेस से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं, फंजाई से होते हैं, इवन लाइकन्स वगैरह से भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैलसिस की बात करें तो जब बैक्टीरिया जो प्लांट्स होते हैं वो डैमेज होते हैं तो वो अपनी डैमेज एरिया को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए कैलस ग्रो करते हैं. और इसी तरह जब बैक्टीरियाज के ऊपर जो होता है वो पैरासाइट अटैक करते हैं तो वो गॉल्स ग्रो करते हैं. और जब उनके ऊपर जो होता है वो बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो बैक्टीरिया उनकी बॉडी के अंदर ट्यूमर की ग्रोथ जो होता है वो स्टार्ट करवा देते हैं. अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो होता है वो रिदम्स कैसे मेंटेन होती है. किसी भी एक्टिविटी या किसी भी बिहेवियर का एक खास इंटरवल पे होना जो होता है बायोलॉजिकल रिदम होता है, जैसे सोना और जागना. आपको जो होता है वो इसी तरह प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स देना, फ्रूट प्रोड्यूस करना, ये सारा एक सर्टेन रिदम को फॉलो करता है. रिदम्स जो होते हैं हमारे पास दो कैटेगरीज के होते हैं. एक रिदम जो कि 24 आवर्स का होता है और दूसरा रिदम जो कि पूरे 365 डेज पे कंसिस्ट होता है. अब जो ये बायो रिदम्स क्रिएट होते हैं ये हमारे पास या तो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होते हैं या बॉडी के अंदर जो होता है वो सर्टेन ग्रोथ की वजह से होते हैं, या समटाइम्स एक्सटर्नल स्टिमुलस और बॉडी के इंटरनल स्टिमुलस को कंबाइन करने की वजह से भी जो होता है वो बायोलॉजिकल रिदम्स क्रिएट होते हैं. फिर अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्लांट्स के हार्मोन्स को. प्लांट्स के अंदर जो होता है वो कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस क्रिएट होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो होता है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं. क्योंकि जो हार्मोन्स होता है उनका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं एंड देन प्लांट्स के सेल सैप के थ्रू जो है वो प्लांट्स की इंटायर बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं. हार्मोन्स की बात करें तो सबसे पहले प्लांट्स के अंदर ऑक्सिन होता है जो कि प्लांट्स के अंदर सेल इनलॉन्गेशन जो होता है वो करवा रहा होता है. देन हमारे पास जिब्रेलिन्स होता है जो कि ऑक्सिन के साथ मिलकर प्लांट्स के अंदर स्टेम इनलॉन्गेशन और सेल्स डिवीजन को जो होता है वो कॉज करवा रहा होता है. फिर हमारे पास साइटोकिनिन्स होता है जो कि प्लांट्स के अंदर एज द नेम शो सेल रेप्लिकेशन या सेल मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो होता है वो करवा रहा होता है. आखिर में हमारे पास इथीन हार्मोन होता है जो कि प्लांट्स के अंदर फ्रूट राइपनिंग और लीफ एजिंग को जो होता है वो स्टिमुलेट करवा रहा होता है और इनहेंस करवा रहा होता है. ये तो थी प्लांट्स की बात. अब हम डिस्कस करते हैं कि एनिमल्स के अंदर एनवायरनमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है. अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ तो एनिमल्स में दो तरीकों से एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड किया जाता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन के थ्रू और केमिकल कोऑर्डिनेशन के थ्रू. नर्वस कोऑर्डिनेशन क्योंकि ये सिस्टम जो होता है ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पे काम करता है और इसके अंदर आपकी बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल होते हैं जो कि मैसेजेस को बॉडी से जो होता है वो रिसीव करते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं एंड देन बॉडी जो होती है वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करवाते हैं. क्योंकि ये इतनी वास्ट फील्ड है तो इसकी ब्रांच, इसके स्टडी को जो है हम न्यूरोलॉजी कहते हैं. फिर अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूँ तो नर्वस सिस्टम में 3 इंपॉर्टेंट मेन पार्ट्स हैं.
पहला रिसेप्टर, देन वी हैव द न्यूरॉन्स और आखिर में इफेक्टर्स। रिसेप्टर्स ये ऑर्गन्स या वो फाइबर्स होते हैं जो कि किसी भी मैसेज या किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उसके मैसेज को ब्रेन तक लेके जाते हैं। जैसे हमारे आईज जो हैं वो फोटो रिसेप्टर्स है क्योंकि वो लाइट को रिसीव कर रही होती है। फिर हमारा जो नोज होता है वो केमो रिसेप्टर होता है क्योंकि वो केमिकल्स को रिसीव कर रहा होता है। हेयरिंग हमारी जो है वो मैकेनो रिसेप्टर है क्योंकि वो वाइब्रेशंस को फील कर रही होती है। इसी तरह हमारा हैंड जो होता है वो थर्मो रिसेप्टर यानी कि हीट एंड कोल्ड को जो होता है वो फील कर रहा होता है। ये तो थी रिसेप्टर्स की बात। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूरॉन्स और इफेक्टर्स को। अगर मैं न्यूरॉन्स की बात करूं तो न्यूरॉन्स की जो बॉडी होती है उसके अंदर इस तरह से सेल, 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक सेल बॉडी, देन वी हैव द डेंड्राइट्स और आखिर में हमारे पास एक्सॉन्स होते हैं। ये जो डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स होते हैं, डेंड्राइट्स का काम होता है कि वो मैसेज को रिसीव करते हैं और उसको जो है वो एक्सॉन के थ्रू कंट्रोल करवाते हैं या भेजते हैं टू द अदर न्यूरॉन्स। अब इसी बेसिस पे हमारे पास जो है वो 3 किस्म के न्यूरॉन्स हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि मैसेज को रिसीव करते हैं, इंटर न्यूरॉन्स जो कि मैसेज को जो है वो रिसीव करने के बाद ब्रेन तक पहुंचाते हैं, एंड आखिर में मोटर न्यूरॉन्स जो कि मैसेज जो है वो ऑर्गन्स को भेजते हैं ब्रेन से, जो कि एक्ट करवाते हैं उसके ब्रेन के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली। फिर हमारे पास इफेक्टर बेसिकली ये वो होते हैं जो कि ब्रेन से मैसेज रिसीव करते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। मोस्टली हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं वो इफेक्टर्स का काम प्ले कर रहे होते हैं। फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि हमारे कॉन्शियस या समझदारी से पहले ही खुद ब खुद हो जाते हैं। इन एक्शंस को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं और उन एक्शन की वजह से या उन एक्शन के पाथ को जो फॉलो कर रहा होता है उस पाथ को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। और इस पाथ के अंदर हमारा जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड मेन रोल जो होता है वो प्ले कर रहा होता है। अब हम बात कर लेते हैं नर्व इम्पल्सेस की। नर्व इम्पल्स बेसिकली वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है जो कि न्यूरॉन के अंदर ट्रैवल करता है, एंड दिस इज द मेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैवलिंग ऑफ द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। अब हमारे पास जो नर्व इम्पल्स होती है वो 2 तरीकों से जनरेट होती है। एक होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें कोई भी न्यूरॉन जो होता है वो मैसेज जनरेट नहीं कर रहा होता, और ये आपके पास जो होता है वो -70 मिली वोल्ट पे होता है। और फिर हमारे पास एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, ये वो होता है जिसके अंदर जो न्यूरॉन होता है वो मैसेज या नर्व इम्पल्स को आगे जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है, और ये हमारे पास +50 मिली वोल्ट का होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है ये बिकॉज ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, विच मीन्स कि इसके अंदर जो न्यूरॉन होता है उसके अंदर वाली जो इन्वायरमेंट होती है वो नेगेटिव होती है और उसके आउटसाइड जो इन्वायरमेंट होती है वो पॉजिटिव होती है। अब जब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें तो ये जो चार्जेस होते हैं रिवर्स हो जाते हैं, और ये कैसे रिवर्स होते हैं, ये सोडियम और पोटेशियम आयंस की मूवमेंट की वजह से रिवर्स होते हैं, क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम आयंस जो होता है वो चार्जेस को रिवर्स करवाते हैं, जिसकी वजह से न्यूरॉन के अंदर जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है और बाहर जो है वो नेगेटिव हो जाता है। और फिर इस सारे नर्व इम्पल्स की जो होते हैं वो एक पीक क्रिएट होते हैं जिसको हम लोग पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स कहते हैं। इस पीक का जो स्टार्ट होता है वो -70 से होता है, एंड देन जो होता है यहाँ पे हमारे पास थ्रेश होल्ड होता है, यानी कि यहाँ पे जो होता है वो न्यूरॉन के पास मैसेज आता है, और फिर उसके बाद जो होता है आपको एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। देन आपका जो न्यूरॉन होता है वो अपने आप को रिकवर करता है एंड रेडी करता है फॉर द नेक्स्ट इम्पल्स। अब फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि एक्सॉन जो होता है वो 1 मीटर इन लेंथ होता है, और वो 1 मीटर इन लेंथ को जो होता है वो कैरी करना या उसको जो होता है वो ट्रैवल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट्स वाई एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन तक का जो रास्ता कवर करवा रहा होता है वो हमारा साइनेप्सिस करवा रहा होता है। साइनेप्सिस का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो एक्सॉन के एंड पे जो होता है वो हमारे पास एक क्लेफ्ट क्रिएट होता है जिसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। उससे पहले वाले एक्सॉन को हम लोग प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं और उसके बाद वाले को पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, और उसके थ्रू जो होता है वो मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो होता है वो क्रिएट हो रहा होता है। फिर अब हम बात कर लेते हैं कि नर्वस सिस्टम का एवोल्यूशन या नर्वस सिस्टम कैसे इवॉल्व हुई। नर्वस सिस्टम में जो सबसे पहले जो हम लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनमें जो है वो मैं हाइड्रा की बात करती हूँ। हाइड्रा जो थे ये बेसिकली आपके एक्वेटिक डिप्लोप्लास्टिक नीडेरियंस थे, और इनकी जो सेंट्रल कैविटी थी वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह थी। इनकी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम था वो एक डिफ्यूज नेट की तरह था, और उसके अंदर जो था वो कोई खास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं था, जबकि उसके ऑपोजिट जो आपका नर्वस सिस्टम है प्लेनेरिया का वो काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड है, और उसके अंदर जो है वो आपके न्यूरॉन्स जो है वो प्रॉपर्ली डिफाइंड हुए इनटू ब्रेन एंड योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अगर मैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करूं तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास आ जाता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स आ जाती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, तो सबसे पहले अगर मैं ब्रेन की बात करूं तो ब्रेन जो होता है वो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में जो होता है वो डिवाइडेड होता है। फोर ब्रेन को याद करने के लिए आप याद रखिएगा TLC, यानी कि इसके अंदर 3 रीजन्स हैं।
C स्टैंड फॉर सेरिब्रम, L स्टैंड फॉर लिम्बिक सिस्टम एंड T स्टैंड फॉर थैलमस। फिर अगर मैं मिड ब्रेन की बात करूँ तो मिड ब्रेन जो होता है वो एनिमल्स के अंदर ज़्यादा वेल डेवलप था, लेकिन ह्यूमन के अंदर क्योंकि सारे मिड ब्रेन के फंक्शन फोर ब्रेन परफॉर्म कर रहा है, सो दैट्स वाई मिड ब्रेन जो है वो इतना वेल डेवलप नहीं है। और इसका एक ही काम है कि वो मैसेज को जनरेट करता है सेरिब्रम और हाइंड ब्रेन के अंदर। फिर आखिर में हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन जो है वो आपका सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लंगेट और पॉन्स के ऊपर जो होता है वो कंसिस्ट होता है। ये तीनों जो होते हैं, मेडुला ऑब्लंगेट जो होता है ये आपका हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा होता है, पॉन्स आपका एक ब्रिज के तौर पे एक्ट करता है एंड सेरिबेलम आपकी बॉडी पोजीशंस को जो होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है। फिर हमारे पास जो दूसरा पार्ट है वो है आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आपके हेड से लेकर आपके बॉडी के लास्ट वर्टिब्रा तक जो होता है वो एक्सटेंड होता है और वो एक इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग कॉर्ड होता है। फिर स्पाइनल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो नर्व्स होते हैं जो कि ब्रेन से अराइव होते हैं, उनको हम लोग क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइव होती है उनको हम लोग स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ये जो आपकी स्पाइनल नर्व्स होते हैं या मोटर नर्व्स होते हैं, ये दो तरह के नर्वस सिस्टम को क्रिएट करती हैं। उनमें एक जो है वो हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि ऐसा नर्वस सिस्टम जो कि हमारी बॉडी खुद कंट्रोल कर सकती है, एंड देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि ऐसा नर्वस सिस्टम जिसके एक्शन हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होते। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि आपको फ्लाइट एंड फ्राइट मोड के लिए रेडी करता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि आपको रेस्ट की कंडीशन में आपके इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा होता है, उस पर कॉन्सिस्ट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्किंसन डिजीज की। पार्किंसन डिजीज उस टाइम होता है जब आपकी बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर किसी सेल की डैमेज हो जाए और आपकी डोपामिन की प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करती, आपको स्पीकिंग में इश्यू होता है और आपके हाथों के अंदर वाइब्रेशंस आ जाती हैं, जिसको हम लोग जो है वो रशे की बीमारी भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अल्जाइमर डिजीज आती है। ये वो डिजीज होते हैं जिसमें जो ह्यूमन होता है उसकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है, और आखिर में एक स्टेज ऐसी भी आती है जिसमें ह्यूमन को अपना नाम तक और अपने जो प्यारे होते हैं उनकी फेस आइडेंटिटी या उनको जो रिकग्नाइज करने की कैपेबिलिटी होती है वो तक खत्म हो जाती है। देन हमारे ब्रेन के ऊपर कुछ सर्टेन केमिकल्स भी एक्ट करते हैं जिनमें कुछ जो होते हैं वो स्टिमुलेंट होते हैं। इनमें से एक निकोटीन है। निकोटीन हमारे ब्रेन की जो बॉडी फंक्शंस होते हैं उनको इन्हेंस कर देता है। जैसे हमारे अगर आप निकोटीन लोगे तो उससे आपकी मस्कुलर एक्टिविटी इन्हेंस हो जाएगी, आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर बहुत हद तक जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की। जैसे नर्वस कोऑर्डिनेशन जो था वो एक नर्व इम्पल्स पे काम कर रहा था, बिल्कुल इसी तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन लॉन्ग लास्टिंग होता है और वो हार्मोन्स पे काम कर रहा होता है। हार्मोन्स उन स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो कि एक स्मॉल कंसंट्रेशन में भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। हमारी हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमारे पास 5 कैटेगरीज के हार्मोन्स है, जिसमें कैटिलकोहलमीन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन, प्रोटीनेशियस हार्मोन और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स शामिल हैं। अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो ह्यूमन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका हाइपोथैलेमस है, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपके ब्रेन के अंदर जितने भी आपके एंडोक्राइन सिस्टम है, यानी कि आपकी बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। और फिर आपके पास आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ जो होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है, सो दैट्स व्हाई हाइपोथैलेमस का सारा ऑर्डर पिट्यूटरी ग्लैंड पे आता है, एंड देन पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो आगे फर्दर हार्मोन्स को जो होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है। सो दैट्स व्हाई हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू 3 लोब्स, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड मीडियन लोब को। एंटीरियर लोब से जो होता है वो आपके हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेमोरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होते हैं, फिर उसके बाद आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होते हैं। फिर आपका जो मिडल रीजन है या मीडियन लोब है, उससे जो होता है वो आपके मेलानस स्टीरॉइड हार्मोन जो होता है वो रिलीज हो रहा होता है। और फिर आखिर में हमारे पास जो होता है वो आपके पोस्टीरियर लोब होते हैं, जिसके आपके जो होता है वो ऑक्सीटोसिन और आपके जो है वो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज हो रहे होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो बेसिकली आपके पास 2 लोब्स होते हैं जो कि बटरफ्लाई शेप में होते हैं, और वो आपके लेनक्स से दोनों तरफ जो होता है वो प्रेजेंट होती हैं। इसके जो होता है ये आपके 3 हार्मोन रिलीज कर रहा होता है, ट्राईआइडोथोरिन, टेट्राआइडोथोरिन एंड कैल्सिटोनिन। ये जो होता है ये आपकी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसके बाद आपके पास पैराथॉर्मोन होता है। ये पैराथॉर्मोन अगर आप थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे देखो तो उनके अंदर एक स्मॉल फॉर्म में जो होता है बॉल्स की फॉर्म में एम्बेडेड होते हैं ये टिश्यूज, और ये आपके लो कैल्शियम लेवल के टाइम पे रिलीज होते हैं और आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहे होते हैं। देन पेनक्रियास की अगर मैं बात करूँ तो पेनक्रियास जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर यूनिक ऑर्गन है, क्योंकि ये एंडोक्राइन के साथ साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। पेनक्रियास आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रिलीज करता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर शुगर लेवल को लो करते हैं। फिर ग्लूकागॉन रिलीज करता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर शुगर लेवल को हाई कर
होते हैं। और फिर हमारे पास आता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड बेसिकली आपकी किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये 2 रीजन्स पे होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला। कॉर्टेक्स और मेड्यूला जो होता है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा होता है और ये जो होता है ये आपकी बॉडी के अंदर अगेन ग्रोथ और सर्टेन फंक्शंस जो होता है उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक जो होता है हमारे बॉडी के अंदर, स्टमक की जो वॉल होती है वो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि HCl एंड पेप्सिनोजीन की जो रिलीज होती है उसको कंट्रोल कर रही होती है। फिर हमारा जो पेनक्रियास और लीवर होता है वो सिक्रेटिन एंड कोलोसाइटोकिनिन हार्मोन जो होता है वो रिलीज कर रहा होता है जो कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर फूड की डाइजेशन को जो होता है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। आखिर में हमारे पास आते हैं गोनेड्स। ये वो होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और ये आपकी बॉडी के अंदर गैमेट्स की प्रोडक्शन के साथ साथ हार्मोन रिलीज कर रहे होते हैं जो कि आपकी गैमेट्स की डेली फंक्शनिंग या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेली फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। इनमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ओवरीज होती है और ओवरीज होती है वो आपकी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज कर रही होती है। अगर मैं मेल ऑर्गन पार्ट की बात करूँ तो वो टेस्टिस होता है जो कि स्पर्म्स और मेल सेकेंडरी हार्मोन रिलीज कर रहे होते हैं जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। फिर आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होते हैं खास मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करते हैं जिसको हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स होते हैं या जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। पहले बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक की। पॉजिटिव फीडबैक के अंदर आपकी जो रिस्पॉन्स होता है वो आपके एंड प्रोडक्ट को या आपके स्टिमुलस को इन्हेंस कर रहा होता है। तो जो आपके स्टिमुलस को इन्हेंस करे उसको हम लोग पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। इसमें कॉमन एग्जांपल आपके पास ऑक्सीटोसिन की है जो हार्मोन ड्यूरिंग द लेबर पेन रिलीज होता है और जैसे जैसे बेबी का हेड जो होता है वो क्रेविक्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा होता है उसी तरह आपका ऑक्सीटोसिन जो होता है वो हार्मोन इंक्रीज हो रहा होता है। फिर हमारे पास नेगेटिव फीडबैक आते हैं। नेगेटिव फीडबैक में जो आपका रिस्पॉन्स होता है वो आपके स्टिमुलस को डिक्रीज कर होता है या आपके स्टिमुलस के जो इफेक्ट होता है उसको नलीफाई कर होता है। इसके अंदर कॉमन एग्जांपल जो आपकी बॉडी का बिहेवियर अगेंस्ट द हीट एंड कोल्ड, जैसे अगर हीट होगी तो हीट आपका जो है वो स्टिमुलस है और आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट जो है वो स्वेटिंग प्रोड्यूस करेगी और स्वेटिंग क्या करेगी, हीट के इफेक्ट को कम करेगी। सो दैट्स है क्योंकि स्वेटिंग जो है वो हीट के इफेक्ट को कम करी है तो इसको हम लोग नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हार्मोन्स का नर्वस सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या सिमिलरिटीज़ हैं। दोनों हार्मोन्स जो होते हैं वो आपके सेल्स या केमिकल मैसेंजर रिलीज कर रहे होते हैं। दोनों आपकी बॉडी के अंदर जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में रिलीज होते हैं। दोनों आपकी बॉडी के अंदर कंट्रोल कर रहे होते हैं कोऑर्डिनेशन को और दोनों जो होता है वो एक सर्टेन स्टिमुलस को जो होता है वो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूँ तो नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर केमिकल या इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में आपके हार्मोन रिलीज होते हैं। फिर आपके जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं जो कि थ्रू न्यूरॉन्स ट्रैवल करती हैं, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं एंड देन ये ब्लड हार्मोन्स जो होते हैं ये टारगेटेड सेल पे जाकर लॉन्ग लास्टिंग जो होता है वो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जो आपकी नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है वो आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं जबकि आपकी केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होती है वो आपका प्रोलॉन्ग इफेक्ट जो होता है वो क्रिएट कर रही होती है। इसके बाद हम आखिरी टॉपिक की तरफ मूव करते हैं विच इज बिहेवियर। किसी भी एक्टिविटी की वजह से सर्टेन स्टिमुलस की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटी क्रिएट हो उसको हम लोग बिहेवियर कहते हैं। हमारे पास जो होता है वो 2 किस्म के बिहेवियर है, एक इनेट बिहेवियर और दूसरा लर्न्ड बिहेवियर। इनेट बिहेवियर बेसिकली वो बिहेवियर होता है जो आपकी बॉडी के अंदर इनबॉर्न होता है यानी आपकी बॉडी के प्रोग्राम के अंदर सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल रोना, हंसना, चीखना, गुस्सा होना ये आपकी बॉडी के अंदर जो होता है वो इनबॉर्न होता है तो इसको हम लोग इनेट बिहेवियर कहते हैं। फिर हमारे पास जो होता है वो इनेट बिहेवियर में अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी खास स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ जो है वो एनिमल मूव करे तो उसको हम लोग ओरिएंटेशन बिहेवियर कहते हैं। ओरिएंटेशन बिहेवियर में पहले जो है हमारे पास वो आती है काइनेसिस। काइनेसिस बेसिकली वो मूवमेंट या वो एक्टिविटी होते हैं जो टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होती है, यानी वो स्टिमुलस की वजह से स्पीड इंक्रीज एंड डिक्रीज करवा रही होती है। फिर हमारे पास टैक्सिस होते हैं जो कि मूवमेंट होती है किसी भी स्टिमुलस के करीब या अवे, और ये काइनेसिस के अगेंस्ट ये जो होती है ये डायरेक्शनल होती है। फिर हमारे पास नॉन ओरिएंटेशनल बिहेवियर्स होते हैं जो कि आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं एज कम्पेयर टू ओरिएंटेशनल बिहेवियर्स, और इनमें जो होता है वो सबसे कॉमन एग्जांपल आपकी रिफ्लेक्सेस होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं इंस्टिंक्ट बिहेवियर। इंस्टिंक्ट बिहेवियर अगेन ये आपके इनेट बिहेवियर की तरह आपकी बॉडी के अंदर जो होता है वो मौजूद होते हैं, आपकी जीन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और फिर आपकी बॉडी के अंदर जो होता है वो एक सर्टेन एक्शन पैटर्न जो होता है जनरेट कर होते हैं, और इन इंस्टिंक्ट बिहेवियर की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो होता है वो सर्वाइवल के चांसेस जो होता है वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। इनको सबसे पहले जो था वो डार्विन ने प्रपोज किया था। अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ इंस्टिंक्टिव बिहेवियर और लर्न बिहेवियर की, तो आपके इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो होते हैं वो आपके हेरिडिटी मटेरियल पर डिपेंड करते हैं, जबकि लर्निंग बिहेवियर जो होते हैं वो आपके सिर्फ इन्वायरमेंट को समझते हुए, इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करके देन आपकी बॉडी के अंदर जो होता है वो उसके हिसाब से लर्निंग बिहेवियर या मॉडिफाइड बिहेवियर क्रिएट होते हैं।
लर्निंग बिहेवियर, क्योंकि ये आपके लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और इसलिए जो होता है ये बिहेवियर आप इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हो, उसको समझते हो एंड देन उसके बाद जो होता है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई करते हो। तो लर्निंग बिहेवियर जो होता है ये आपके हायर एनिमल्स के अंदर जो थे वो इन्वॉल्व हुए थे बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द ब्रेन। इसके अंदर हमारे पास जो टाइप्स है वो सबसे पहले आपकी हैबिचुएशन होती है, जिसमें आप अपने हैबिटेट को अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंग रहते हो। देन वी हैव द इम्प्रिंटिंग, फिर हमारे पास कंडीशनिंग आती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग आती है, लेटेंट लर्निंग आती है और आखिर में इनसाइट लर्निंग होते हैं जो आपको पजल सॉल्विंग या रीजनिंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही हमारा एक ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। दिस इज लाइबा तारिक फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.